लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस देखते हैं सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के। अच्छे से प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट। देखो, वो जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि अमेंडमेंट वाला पार्ट है, ये वाला पॉइंट है। देखो, इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट ऐसे देती है, इटैलिक कर देती है उसको, और इटैलिक करके इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट करती है। तो अभी ये सस्पेंस में कि ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि 1/4/2025 की कहानी है, बट लेट्स वेट फॉर स्टैट्यूटरी अपडेट। इंस्टीट्यूट अगर बताए, हाँ, अगर इंस्टीट्यूट ने स्टैट्यूटरी अपडेट में इस अटेम्प्ट के, आप लोग के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल किया तो मई, सितंबर और जनवरी के लिए, नहीं किया तो आप दिमाग मत लगाना। क्यों लगाओगे दिमाग? हम जो पढ़े अभी तक वही परफेक्ट है, और मेरे हिसाब से वो नहीं होगा। मई, जनवरी और सॉरी मई, सितंबर और जनवरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा वो। देखते हैं। चलो, अभी तो अपन पढ़ना स्टार्ट करें। ये बहुत सिंपल है सर, ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हमने बचपन में बहुत खेला सर। हमने क्या बोला? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर, उसको किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। उसको किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से। स्टैंडर्ड रेंट नहीं पता तो छोड़ देना, जहां नहीं पता वहां छोड़ देना। चलो, अगर इतना ही समझ आया तो फटाफट जीएवी बताओ सर। ये बहुत इजी है सर, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। बताओ जीएवी। 90, कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। 72, नेक्स्ट। पक्का? नेक्स्ट। नेक्स्ट। सॉरी, ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ू? हायर लोअर खेल रहे, समझ आ रहा है ना? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन। ये रहा। राजेश, a British national, is a resident and an ordinary resident in India during the previous year 24-25. He owns a house in London which he has let out at 10,000 per month. Pound है ना? The municipal tax paid to the municipal corporation of London is pound 8,000 during the previous year 24-25. सर, मैंने आज तक आपको एक बात कभी बोली ही नहीं, और ये बात कभी नहीं बोली तो आप भी ये बात नहीं सोचते। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला सर कि म्युनिसिपल टैक्स इंडिया में ही पे होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स जहां की प्रॉपर्टी वहां पे होगा सर, इसलिए ये चीज बता रहा हूँ सर। बहुत कंफ्यूज होते कई सारे स्टूडेंट, सर ये तो म्युनिसिपल टैक्स इंडिया से बाहर पे हुआ है, माइनस होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? जहां प्रॉपर्टी रहेगी वही म्युनिसिपल टैक्स पे होगा। बट ये म्युनिसिपल टैक्स 8,000 पाउंड साल भर का, ध्यान रखना सर। ठीक है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन इंडियन रुपीज टेकन टू बी 95। कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू। तो सर 10,000 इंटू 95 करो, ठीक है, और इंटू 12 भी करना क्योंकि साल भर का। फिर माइनस करना 8,000 इंटू 95, ठीक है। उसको माइनस करके कितना आ रहा है एग्जैक्ट? इतना ही आ रहा है एनएवी सबका। ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे तो साथ में बनाएंगे। ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही बेसिक है, बहुत ज्यादा ही इजी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, Mr. Manas owns two house property, one at Bombay, wherein his family resides, and other at Delhi, which is unoccupied. Okay, अब थोड़ी काम की बात है सर। एक जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता है और एक जो अनऑक्यूपाइड है। He lives in a Chandigarh for his employment purpose in a rented house. वो चंडीगढ़ में रहता है। For the acquisition of house property at Bombay, he has taken a loan of 30 lakh at the rate of 10% on 1/4/2023. सर मैं तो ना डेट्स लिखता हूँ क्योंकि मैं अपने दिमाग को कंजेस्टेड करना ही नहीं चाहता। सर डेट ऑफ बोरोइंग दिया हुआ है 1/4/2023। जितना दिमाग को फ्री रखूंगा वो उतना तेज चलेगा सर। लोन की अमाउंट कितनी है सर? 30 लाख। कितने परसेंट पे सर? 10%। यही कहानी है ना? ठीक है।
he has not repaid any amount so far, तो डेट ऑफ रीपेमेंट तो हमें पता ही नहीं है सर, लिख लेते हैं डेट ऑफ रीपेमेंट नहीं है सर। ऐसे पता है लिखना चाहिए, छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पता है, कई बार अगर डेट ऑफ रीपेमेंट नहीं मिलता ना तो भी हमें डिमोरलाइजेशन हो जाता है, अरे यार रीपेमेंट की डेट नहीं मिल रही, क्या होगी करके। लिख लो छोटी चीज कि डेट ऑफ रीपेमेंट नहीं है, हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। In respect of the house property at Delhi, he has taken a loan of 5 lakh at the rate of 11% per annum on 1/10/2023 towards repair. ये रिपेयर के लिए लोन लिया सर, लिखना पड़ेगा। ये बॉम्बे वाले घर की कहानी थी और ये दिल्ली वाले घर की कहानी है, तो लिख लेते हैं भाई, ये बॉम्बे, ठीक, ये दिल्ली। इसलिए काम का है सर क्योंकि एक तो रिपेयर पर्पस के लिए और एक तो खरीदने के लिए। सर ये कब लिया? 1/10/2023, 1/10/2023। कितने का लोन है सर? 5 लाख। कितना परसेंट? 11%। Compute the deduction which would be available to him under section 24B in respect of the interest payable on such loan if he exercise the option of shifting out of the default tax regime. मतलब हमें कैसे चलना है सर? नॉर्मल। अब हमें नॉर्मल चलना है, अच्छा हुआ नॉर्मल है। अगर 115 BAC होता तो आंसर ही क्यों निकाल रहे हो? 0, खत्म, कहानी खत्म, पढ़ ही क्यों रहे हैं फिर क्वेश्चन हम। हमें सर एक चीज हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना कि वो आपको कौन से असेसमेंट ईयर का निकालने बोल रहा है, क्योंकि इस पे गलती होती है सर, ठीक है। तो ये असेसमेंट ईयर 25-26 बोला, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे को प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना इंटरेस्ट लग जाएगा सर बॉम्बे वाले घर में? 3 लाख। समझ आया क्यों? समझ आया सर? क्योंकि ये 1/4/2023 की कहानी दी हुई है सर, तो 23-24 में पूरा इंटरेस्ट, 24-25 में पूरा इंटरेस्ट, और मेरा तो प्रीवियस ईयर 24-25 है ना, पूरा इंटरेस्ट। अब यहां पर जब रिपेयर की बात आएगी सर, तो यहां पर सर इंटरेस्ट कितना होगा? 55,000। सर क्यों 6 महीने का नहीं करोगे? नहीं, मेरा प्रीवियस ईयर सर 24-25 है और 24-25 में मैं पूरा इंटरेस्ट पे करता हूँ 55,000, बट मैक्सिमम रिपेयर के केस में कितना मिलता है? 30,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना सर, और यहाँ पर भी मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 2 लाख। सर उसके बाद भी दोनों इंटरेस्ट को ऐड किया तो भी 2.3 लाख आ रहा है, जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 लाख। हाँ हाँ बहन, ये तो बहन फुल फ्लैश क्वेश्चन ही नहीं है। एग्जाम में तो तू डायरेक्टली 2 लाख लिखेगी और पूरा वर्किंग नोट है, ये जितना मैंने लिखा है ये पूरा वर्किंग नोट है। एग्जाम में जब अपन माइनस करेंगे तो सीधा इंटरेस्ट 2 लाख लिखेंगे और इंटरेस्ट के बाजू में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर, जो भी रहेगा आपका वर्किंग नोट नंबर, और सीधा वर्किंग नोट में जाके पूरा प्रेजेंटेशन करोगे। वर्किंग नोट कैन बी ए रफ प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट चलेगा। वर्किंग नोट का मतलब क्या होता है? रफ प्रेजेंटेशन। मेन आंसर तो 2 लाख दिखना चाहिए उसको, बाकी वर्किंग नोट में आप जैसे प्रेजेंट करना चाहो। हाँ, अरे समझ। हाँ, वर्किंग नोट में आप जैसे प्रेजेंट करना चाहो, मेरे को फाइनल आंसर 2 लाख दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, हम और आगे चलते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Anirudh has a property whose municipal valuation is 1,30,000, where rent 1,10,000, standard rent expected by the Rent Control Act is 1,20,000। पहले तो आप मुझे एक्सपेक्टेड रेंट बता दो कितना है? हायर लो और हायर खेलो और बताओ मुझे। 1,20,000। सर क्या ये भी मैं मेन आंसर में प्रेजेंट करूंगा? नो। एक बात हमेशा याद रखना, मेरा मेन आंसर जो चालू होता है वो जीएवी से होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से होता है। तो उससे पहले की जितनी भी चीजें आप वर्किंग नोट में डालो ना, मैं कब मना किया? वर्किंग नोट में हायर लोअर हायर दिखाना, एक्सपेक्टेड रेंट दिखाना, सब दिखाना आप, ठीक है। एआरआर चाहिए मुझे। सर द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट फॉर ₹11,000 per month throughout the previous year. Unrealized rent was 11,000 and all the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied.
He has paid a municipal tax of 10% of the municipal valuation. इंटरेस्ट भी आपको 40,000 निकाल के दिया है. तो सर ARR कितना है बताइए. 11,000 माइनस करके बता रहे हो ना. अनरियलाइज रेंट 121. अब देखो जैसे ये 121 तक ये पूरा वर्किंग नोट पे जाएगा, उसके बाद मैं लिखना चालू करूंगा सर. उसके बाद प्रॉपर चालू होता है ये, ठीक है. उसके बाद चालू होगा. उसके बाद लिखूंगा मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर लिखूंगा GAV. दोनों में विच एवर इज हायर. तो हायर कितना है सर 1,21,000, ठीक है. फिर माइनस करूंगा म्युनिसिपल टैक्स, कितना दिया है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन है ना. तो ये 13,000 माइनस करूंगा. फिर आ जाएगा मेरा NAV. फिर माइनस करूंगा सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 प्रेजेंटेशन एग्जाम में. इसके बाद लिखूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 30%. जो भी NAV आपका आया होगा उस पर 30% माइनस. फिर लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना एग्जाम में. इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 माइनस. उसके बाद आपका आएगा सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी आ रहा होगा 33,600. ओ जी सर, कोई बात नहीं है ना. अभी है ना ITC का टेस्ट. 35,600 आया है समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुए सबको. एनालाइज रेंट पैसा डूब गया, ठीक है. अगला, Ganesh has a property whose municipal valuation is 2,50,000 per annum. The fair rent is 2 lakh rupees. स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट 2,10,000. पहले तो आप मुझे एक्सपेक्टेड रेंट बताओ कितना. ठीक है सर. इसके बाद द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 20,000 per month. However, the tenant vacated the property on 31st January. तो फेब और मार्च का तो रेंट मिला ही नहीं सर. तो रेंट कितने महीने का हुआ 10. उसके बाद भी सर आपको दिया हुआ है कि अनरियलाइज रेंट 20,000 था एंड ऑल द कंडीशन हैज बीन सैटिस्फाइड. तो 2 लाख रुपए 10 महीने का माइनस 20,000 जो अनरियलाइज डूब गया सर. तो बचा कितना. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना. सर क्या ये वैकेंसी का केस है. हाँ बिल्कुल वैकेंसी का केस है. और वैकेंसी का केस है तो मैं तो सिंपल बोलता हूँ सर GAV इज इक्वल टू ARR. फर्क ही नहीं पड़ता एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है एक्सपेक्टेड रेंट से. सारी बात समझ कैसे हुआ, समझ आया. रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा के सिखाया है सर. मैं आपको जरूर बोलूंगा वो फॉर्मेट पे जैसे मैंने लिखा के सिखाया है आप उसको देख के जाएंगे सर, क्योंकि वो मैटर करता है. आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो 0 हो जाएगा सर. बिना प्रेजेंटेशन के तो सब आंसर निकाल लेते कैलसी में. प्रेजेंटेशन मैटर्स, ठीक है. तो अभी तो ये फिर म्युनिसिपल टैक्स 8% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू माइनस करो इसमें म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है. इंटरेस्ट 65,000 है सर, माइनस करो और बताओ सर IHP की इनकम कितनी है. सॉरी एग्जैक्ट IHP. ये सबको समझ आया, क्लियर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Purna has one house property at Indriya Nagar in Bangalore. She stays with her family in the house. The rent of the similar property in the neighborhood is 25,000 per month. ठीक है. ये अपने घर में खुद रहती है. पड़ोस वाले घर का किराया 25,000 रुपए. म्युनिसिपल वैल्यू. अच्छा मेरा एक क्वेश्चन, ये जो पड़ोस वाले घर का 25,000 है, क्या मैं इसको फेयर रेंट कंसीडर कर सकता हूँ. बिल्कुल कर सकता हूँ, ये मेरे लिए फेयर रेंट है सर. Municipal valuation is 2,80,000. Municipal tax is 8,000. The house construction began in April 2018 with a loan of
20 lakh taken from SBI Housing Finance Limited at the rate of 9% per annum on 1/4/2018. The construction was completed on 30th November 2020. Okay. The accumulated interest up to 31st March 2020 is 3,60,000. खुद प्यार से बेचारा प्री का इंटरेस्ट पूरा निकाल के दे दिया। पहले ये समझ आया सर कि 31 मार्च 2020 तक मेरा प्री का पीरियड हुआ, क्योंकि हम सीखे थे जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 2021 में, उसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर 1920 की लास्ट डेट क्या होगी 31 मार्च 2020। तो सर उस तक का तो इंटरेस्ट आपको दे दिया है, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे सर, क्योंकि प्री का इंटरेस्ट एक बार में नहीं मिलता, मेरे ख्याल से 72,000 आएगा। ठीक, तो 72,000 प्री का इंटरेस्ट ऑन 31st March 2025 Purna paid 2,40,000 which include 1,80,000 as interest। अच्छा, अब तो हम पूरा इनकम टैक्स पढ़े हुए हैं, अब हम क्यूमुलेटिवली बात कर सकते हैं कि सर अगर 2,40,000 में 1,80,000 इंटरेस्ट है तो 60,000 क्या है सर, प्रिंसिपल रिपेमेंट है। और अगर प्रिंसिपल रिपेमेंट है तो यहाँ नहीं, सेक्शन 80C याद है ना सर, डिडक्शन पढ़ते थे 80C में, तो वहां पर 60,000। मैं आपको इसलिए अब पूरी चीजें सोचवा रहा हूं क्योंकि जब अगर आईएचपी का क्वेश्चन इन केस आया और मान लो धोखे से भी टोटल इनकम निकालने बोल दिया, क्वेश्चन आईएचपी का है बट टोटल इनकम निकालने बोला, तो आप हाथ खड़ा थोड़ी कर दोगे कि आईएचपी का क्वेश्चन है मैं दूसरी जगह हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है सर। आपका दिमाग हर तरह दौड़ना चाहिए कि सर 60,000 हम सर वहां पर लेके जाएंगे 80C में सर क्लेम कर लेंगे सर। क्लियर हुई बातें, बेटा दिमाग में? ठीक, तो 1,80,000 इंटरेस्ट है, एक तो ये इंटरेस्ट है 1,80,000 और एक आपने 72,000 इसका निकाला सर डिवाइड बाय 5 करके, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2,52,000 इंटरेस्ट हो गया सर। There was no principal repayment prior to this date. Compute Purna's income from house property assuming that she has exercised the option of shifting out of the default tax regime, मतलब नॉर्मल चल रही है। पहले तो ये बताओ ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि लेट आउट है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्योंकि वो अपने घर में खुद रहती है सर। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर 2 लाख। बाकी इंटरेस्ट का क्या होगा ना, यू नीड टू बी डैम स्मार्ट। नहीं आप, अरे 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 रुक तो जाओ, सबर करो, भागते क्यों हो, स्मार्ट बनो। हो गया, चैप्टर वाइज पढ़ लिए हम, अब चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे, अब इनकम टैक्स पढ़ रहे हम सर। जो बचा हुआ इंटरेस्ट है ना सर, उसके लिए मैं डिडक्शन सोचूंगा सर, 80EE ये दोनों पहले सोचूंगा सर, हो सकता है वहां पर इंटरेस्ट में क्लेम कर लूं। ऐसा नहीं है सर, आप सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ रहे, अगर सिर्फ इस चैप्टर के लिए पढ़ रहे हो तो मेरे साथ वैसे ही रेगुलर क्लास पढ़ चुके हो। अब आप क्यूमुलेटिवली पूरा इनकम टैक्स सोचोगे, अब तो मैं आपको लेके जाऊंगा इधर उधर सर, आपको सोचना होगा। आपकी आज अगर आदत नहीं डलवाया इधर उधर की, तो आप एग्जाम वाले दिन भी इधर उधर नहीं सोचोगे, फिर आप यहीं पर सोचोगे। आपको तो ये सुनना है ना सर, वहां पर भी हमारे पास सर 80EE में 50,000 के इंटरेस्ट की लिमिट है, 80EE में 1,50,000 की इंटरेस्ट की लिमिट है सर, चेक कर सकता हूँ ना सर, क्या दिक्कत है सर? ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंस नहीं है, फाइन, एग्जाम में होगा तो मैं आपको पता है एक पॉइंट दे दूंगा इस क्वेश्चन में, वहां दोनों का रिलेवेंस बन जाएगा। मैं आपको अभी दे दूंगा सर कि घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख है, हो गया। अगर मैंने ये लाइन दे दी ना सर, तो आपको सोचना होगा 80EE और 80EEA एप्लीकेबल है कि नहीं है, आपको ये सोचना होगा, वहां पर पड़ेगा सोचना, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आपको। वैसे तो 80EE एप्लीकेबल ही नहीं है, 80EE तो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि 80EE के लिए जो था वो 16-17 प्रीवियस ईयर में लोन की बात थी सैंक्शन होने की, ये तो लोन लिए सर 18 की कहानी है सर, समझ आ रही है बात? तो बात उसकी नहीं है, देखो ये क्वेश्चन ये यहाँ सिर्फ आईएचपी मत पढ़ो, अब जब भी कभी कुछ पढ़ो ना तो कनेक्टिविटी रख के पढ़ो। हो गया, सिंगल सिंगल बहुत पढ़ लिया, अब कनेक्टिविटी से सीखो। नहीं नहीं, 52,000 का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किए लॉस है, डेड लॉस है। नहीं
लेट आउट में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, श्रीमती राजा लक्ष्मी owns a house property at Adyar in Chennai. The municipal value of the property is 5 lakh. Where rent भी दिया हुआ है सर 4,20,000. स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है सर। पहले तो आप मुझे एक्सपेक्टेड रेंट बताओ, बाकी कहानी बाद में करेंगे सर। बताओ। ठीक है। The property was let out for 50,000 per month up to December 2024. Thereafter, the tenant vacated the property and Srimati Raja Lakshmi used the house for self occupation. ये तो पाप हो गया सर। एनी अदर पर्पस है तो उस केस में सर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना है? आराम से टेक योर टाइम, मैं कहीं भाग ही नहीं रहा सर, हमारे पास टाइम ही टाइम है। मेरे को नहीं पता, मेरे को सिर्फ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल बता दो सर, मेरे को बाकी चीजें से करो। कितना? अच्छा आगे भी दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो कि रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज्ड स्पाइट ऑफ द ओनर्स एफर्ट भी दिया और रूल 4 की कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तो रेंट मिला ही नहीं। तो मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना है? ये 4.5 3.5 लाख। कैसे निकला सर? 50,000 इंटू 9 4,50,000 माइनस 2 महीने का रेंट नहीं मिला ना सर, नवंबर दिसंबर का 1 लाख माइनस कर दिया तो 3,50,000। ठीक है, तो सर मेरे लिए जीएवी क्या होगा? नहीं गलत सर, जीएवी मेरा होगा सर एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ्स और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल दोनों में विच एवर इज हायर। आप सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट नहीं बोल सकते मैम, आप सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट बोलोगे और मान लो मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल 6 लाख होता तो? आ रही बात समझ? हाँ कंपेयर करके अमाउंट बोलो ठीक है, आप सीधा एक्सपेक्टेड रेंट बोल दोगे फंस जाओगे सर। आपको ये बोलना चाहिए सर एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ्स और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल दोनों में विच एवर इज हायर, क्योंकि ये वैकेंसी के अलावा एनी अदर रीजन है सर। आ रही बात समझ? तो ये तो क्लियर है सर 4,80,000 होगा, ये क्लियर सबको? आगे बढ़ते, म्युनिसिपल टैक्स 12% ड्यूरिंग द ईयर, तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लो सर आप लोग। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू आपको दी हुई है सर 5 लाख, 12% माइनस कर देना। शी पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर द अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा हुआ रिपेयर के लिए सिर्फ 25,000 है इंटरेस्ट, 30 से ऊपर होता तो मैं देता कि नहीं देता? सर प्रॉपर्टी लेट आउट है सर, अगर 30 से ज्यादा भी होता तो भी देता सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है 30,000 की, लेट आउट में कब लिमिट पढ़ाया सर? ध्यान देना सर, क्वेश्चन में कभी हड़बड़ाना नहीं, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं। 30,000 की लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में, लेट आउट में मैंने कभी लिमिट पढ़ाई नहीं सर, पढ़ाया ही नहीं ना ना ना, लेट आउट में मैंने लिमिट ही नहीं पढ़ाई सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है। नहीं, रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तो तू नवंबर दिसंबर का रेंट माइनस करेगी। आया समझ? चलो सब माइनस माइनस काट पिट करके बताओ एचपी की इनकम कितनी आ रही है। चलो हाँ आया सबका? सबका आया? ये क्वेश्चन प्यारा है सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, क्योंकि इसमें हमें सब कुछ करना है सर। इसमें आपको बोलेगा 115 बीएसी भी निकालो और नॉर्मल भी निकालो और तीनों घर का निकालो, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन है, बहुत लंबा। चलो सर, यही एक क्वेश्चन है जिसके लिए पूरी मेहनत करना है सर, पूरी मेहनत है इस क्वेश्चन के लिए। चलो बनाते हैं, साथ में बनाते हैं।
जिसको लग रहा है वो मुझसे पहले भी बना सकता है, नो इश्यूज, आप मेरे से पहले भी बना सकते हो सर। यहाँ पर अगर अपन पहले नॉर्मल स्कीम से चल ले, क्योंकि दो कहानी है ना सर, नॉर्मल भी है 115 बीएससी भी है। याद है मैंने आपको एक बात सिखाई थी, जब भी कभी 3 घर की कहानी हो तो पहले तीनों को क्या मान लो, लेट आउट। पहले तीनों को लेट आउट मान लो सर, फिर दिमाग लगाएंगे सर। उदय बना लिया, आलस मोड़ रहा है तो ऐसे लगा मेरे को बना लिया होगा। हाँ हाँ, मैं तो एग्जाम पास हो गया सर, मैं तो एग्जाम पास हो गया। मेरे से आगे बनाने की कोशिश कर, अगर आता ही है तो। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में विचएवर इज हायर, उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विचएवर इज लोअर। सर एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 3,50,000। हाउस 2 का, हाउस 2 का बताओ। हाउस 3 का, हायर लोअर हायर खेलना है सर, ठीक है सर। यही मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, यही मेरा जीएवी भी। क्लियर है सबको? सर आपको नहीं लगता आपने शॉर्ट पे निपटाया? मैंने बोला हाँ मैंने शॉर्ट पे निपटाया है, क्योंकि जो फेयर रेंट है सर, इन केस कभी कोई क्वेश्चन में अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल ना दे तो उस केस में फेयर रेंट को ही ले लेते हैं अपन। ध्यान रखना सर, ये बात स्टार करके नोट करके रख लेना सर, कि किसी क्वेश्चन में अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल ना दे तो उस केस में हम फेयर रेंट को ले सकते हैं सर, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, ये आ गया सर। इसके बाद अपन माइनस करेंगे सर म्युनिसिपल टैक्स। आओ माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 12% बताओ कितना है, माइनस कर करके वैल्यू भी बताते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्स कितना है, माइनस करके। अरे भाई भाई भाई, माइनस सही करो। फिर अगला है सर 3,30,000 का 6% माइनस करके। ठीक है, ये आ गया हमारा NAV, माइनस करेंगे सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जो कि सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। चलो 30% कितना आ रहा है बताओ, 3,14,000 का। नेक्स्ट 99,360। नेक्स्ट ठीक, सर इंटरेस्ट भी माइनस होता है। अभी तीनों को लेट आउट माने, नॉर्मल स्कीम है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, मनी बोरोड फॉर द रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये पहले वाले में डैश है, दूसरे वाले में 55,000 है, क्या पूरा माइनस कर सकता हूँ? हाँ सर, लेट आउट है प्रॉपर्टी, पूरा माइनस कर सकते हैं। इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर ऑन द मनी बोरोड इन अप्रैल 2017 फॉर द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी 1,75,000, क्या पूरा माइनस कर सकता हूँ? हाँ सर, लेट आउट है प्रॉपर्टी। बताओ, IHP की इनकम बताते जाओ सर। पहला, यहाँ तक हो जाए तो बताना, क्योंकि इसी के बाद तो कॉम्बिनेशंस खेलना है। यहाँ तक हो गया सबका, बढ़े आगे।
बढ़ू आगे, चलो अब अपन कॉम्बिनेशन खेलते हैं सर। सर हम क्या करते हैं, पहला वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं सर। सर हाउस 1 को अपन लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेते हैं, या हाउस 1 से ऐसे चालू करते हैं सर। हाउस 1 को अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, हाउस 2 एंड 3 को लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेते हैं। हाउस 1 को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, 1 को लेट आउट मान लेते हैं, हाउस 2 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, ठीक है। हाउस 1 को लेट आउट माने तो कितना निकाले इनकम, ठीक है। हाउस 2 को अगर अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड माने तो सर उस केस में ये एनुअल वैल्यू तक तो नील हो जाएगा, यहां तक तो नील आ जाएगा सर, ये आएगा नहीं, इंटरेस्ट आएगा सर, पर 30,000 इंटरेस्ट आएगा सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना सर। हाउस 3 में सेल्फ ऑक्यूपाइड माने तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1,75,000 सर। दोनों मिला के इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 2 लाख। आप मैक्सिमम 2 लाख इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, तो सर माइनस करेंगे 219800 में 2 लाख तो 19,800, ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ आया, ये क्लियर, आगे बढ़े, चलो सेकेंड वाला सर। पहली बार अपन हाउस 1 को लेट आउट माने, अब हाउस 2 को लेट आउट मानते हैं, हाउस 1 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। तो उस केस में हाउस 1 को अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो उसकी तो एनएवी क्या आ जाएगी, नील, तो पूरा ही नील, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं सर। हाउस 2 को अगर आप लेट आउट मानते हो तो सर उस केस में आप कितना इनकम निकाले, 176,840, 176,840। अगर सर हाउस 3 को अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं तो उस केस में उसका इंटरेस्ट कितना है, पूरा क्लेम कर लेंगे सर 1,75,000, क्योंकि परचेज का था वो, तो ये इंटरेस्ट हम माइनस कर लिए, तो ये आ गया 640। पूजा हाउस 3 को अगर अपन लेट आउट माने, अगर आपको टाइम लग रहा है तो मैं रुक जाऊंगा ना लिखने में, कोई इशू नहीं है मुझे, लिखने में टाइम लग रहा है तो रुक जाऊंगा मैं। हाउस 3 को अगर अपन लेट आउट माने तो सर उस केस में हाउस 1 एंड 2 जो है, 1 एंड 2 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगी सर। उस केस में हाउस 1 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नील, हाउस 2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 30,000 का इंटरेस्ट क्लेम करोगे। हाउस 3 अगर सर लेट आउट है तो हम निकाले हैं सर इनकम 73640, तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर, तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ये वाला, ये जब हम नॉर्मल स्कीम में चलते हैं। आ रही कहानी समझ, अब अगर मैं 115 बीएसी में चला तो कहानी में ट्विस्ट आएगा सर, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट ये होगा कि 115 बीएसी के केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट तो गया सर, लेट आउट में अभी भी क्लेम करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं क्लेम करेंगे। चलो 115 बीएसी निकालते हैं, यही तो मेन है, 115 बीएसी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन, हाउस 1 को अपन लेट आउट मान लेते, हाउस 2 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं। सर अगर हाउस 1 को मैं लेट आउट माना तो मेरी इनकम कितनी थी, सर हाउस 2 को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो कितना लो, क्या करें, नील सर, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट तो क्लेम नहीं कर पाओगे सर, नील। सर हाउस 3 को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो इंटरेस्ट तो है सर 1,75,000, बट क्लेम कर सकता हूँ ना, नील, तो ये कितना आ जाएगा सर,
सर अगर सेकेंड केस है जहां पर हम हाउस 2 को लेट आउट प्रॉपर्टी माने, हाउस 1 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, तो सर हाउस 1 अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो एनुअल वैल्यू निल। हाउस 2 को अगर मैं लेट आउट मानता हूं तो मैं कितना निकाला 176840। सर हाउस 3 को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो इंटरेस्ट तो आएगा नहीं सर, निल। तो 176840। तीसरा ऑप्शन, सर तीसरा ऑप्शन वो है सर जहां पर अपन हाउस 3 को लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे और हाउस 1 एंड 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। सर अगर अपन हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने तो निल, हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने तो निल, हाउस 3 को लेट आउट माने तो कितनी इनकम थी 640। तो यही आंसर है। तो हमारे लिए कौन सा बेनिफिटेबल है, थर्ड ऑप्शन। अगर 115 बीएससी चले तो, नॉर्मल चले तो अलग, 115 बीएससी चले तो अलग। क्लियर सबको? इतनी मेहनत करना पड़ेगा एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो करना पड़ेगा सर आपको इतनी मेहनत। हाँ आएगा तो भी 6 मार्क्स का आएगा ना, कम से कम 6 मार्क्स का आएगा। इजी है बट फिर भी प्रेजेंटेशन और टाइम टेकिंग है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये सामने से बोला सर 115 बीएससी लेके चलना है सर। प्रेम owns a house in Madras. During the previous year 24-25, 2/3 of the portion of the house was self-occupied and 1/3 was let out for the residential purpose at a rent of 8,000 per month. ठीक है, तो सर 8,000 into 12 कर लूंगा तो 96,000। हाँ 96,000। Municipal value of the property is 3 lakh, fair rent 2,70,000 and house rent 3,30,000। सर ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब पूरे घर का दिया है आपको, आप 1/3 करोगे तो लेट आउट वाले पार्ट का आएगा। तो सर पहले तो मेरे को आप एक्सपेक्टेड रेंट बता दो। 3 लाख है, 3 लाख को 1/3 किए तो 1 लाख, ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। और आपने एक्चुअल रेंट रिसीवेबल निकाला सर। अब देखते हैं आगे कुछ वैकेंसी वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं तो फिर तो दोनों में विच हायर वाली कहानी हो जाएगी। देखते हैं। He paid municipal tax of 10% of the municipal value during the year। तो municipal value कितनी है 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000, उसका भी 1/3, उसका भी 1/3 याद रखना सर, 1/3 करना भूल जाओगे एग्जाम में। A loan of 25 lakh was taken by him during the previous year 2020 for acquiring the property. Interest on loan paid during the previous year 24-25 is 1,20,000। सेग्रीगेट हो जाएगा सर, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल स्कीम से बनाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 का जो 2/3 इंटरेस्ट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हम क्लेम कर लेंगे सर, 80,000 इंटरेस्ट हम क्लेम कर लेंगे। पर अगर ये 115 बीएससी है तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो इंटरेस्ट है वो मैं क्लेम नहीं कर सकता, वो मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। फिर उस केस में सर सिर्फ और सिर्फ लेट आउट वाला इंटरेस्ट क्लेम कर पाऊंगा जो कि 1,20,000 का 1/3 है, 40,000। समझ आ रही है? तो आप मेरे को दोनों के हिसाब से आंसर बताओ। चलो लेट्स सी, फाइनल आंसर आप मेरे को दोनों के हिसाब से बताओ। मतलब मेरे को आईएचपी की इनकम चाहिए एज पर नॉर्मल प्रोविजन, आईएचपी की इनकम एज पर 115 बीएस। नहीं नहीं एग्जैक्ट फाइनल, फाइनल आईएचपी में क्या 57 का लॉस है, ठीक है। और यहाँ इनकम है 20,000 की, 23 की इनकम। बाकी लोग भी करेंगे सर, ट्राई करेंगे, सब करेंगे, चेक करेंगे सर। बनाओ सर, आज नहीं बनाओगे तो आदत भी नहीं डलेगी। बनाओ, सब बनाओ।
कॉलम बनेगी अलग से, एसओपी और एलओपी, एसओपी 2/3, 1/3 एलओपी। आया? नहीं आया तो पूछ लो, कोई गड़बड़ी नहीं है सर, रुक के करेंगे बट सॉल्व करके निकलेंगे आगे। इसके बाद जीवन में आईएचपी नहीं देखेंगे पलट के, आईएचपी तो नहीं देखेंगे यार। ये चैप्टर तो आई थिंक इतने के बाद कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा यार। हाँ, सबको लेके चलना है, लास्ट है। अगर मैं फास्ट हो गया तो लोगों का छूट जाएगा। बहुत टाइम हो गया मैं आईएचपी पढ़े हुए। मैं पढ़ाया कब था आईएचपी, मेरे ख्याल से अगस्त, जून जुलाई अगस्त में पढ़े आईएचपी। तो अच्छा है ना, एक बार सबको रिकॉल हो जाए धीरे धीरे। फ्लो है, एकदम से मैं बगा ना तो नीचे जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसमें सब साफ हो जाएंगे, तो बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे किससे। आया है सबका? बढ़ सकता हूँ आगे? यही आंसर आ रहा है 5723। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर आनंद sold his residential house property in March 2024. In June 2024 he recovered a rent of, सर ये arrears of rent और unrealized rent है, ये मैं थोड़ा फास्ट पे लेके चलूंगा सर क्योंकि ये बहुत इजी होता है। In June 2024 he recovered a rent of 10,000 from Mr. Gaurav, to whom he had let out his house property for 2 years from April 2018 to March 2020. He could not realize the month rent of 20,000 from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing the income from house property. ये उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ था तो उसने एक्चुअल रेंट से कम कर लिया था। Further, he has let out a property from April 2020 to Feb 2024 to Mr. Satish. In April 2022, he has increased the rent from 12,000 to 15,000 and the same was subject to a matter of dispute. इसने रेंट इंक्रीज किया था, वो मैटर ऑफ डिस्प्यूट पे चल रहा था। In September 2024, the matter was finally settled and Mr. Anand received 69,000 as arrears of rent. तो 69,000 minus 30% कर लेंगे for the rent from April 2022 to Feb 2024. जिस मंथ, जिस ईयर, जिस टाइम रियलाइज होगा ये उस टाइम टैक्सेबल होता है सर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है सर। और सर ऊपर जो रिकवर हुआ है 10,000 रुपए, उसमें भी 30% माइनस कर लेना, इसमें भी 30% माइनस कर लेना और टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सर। ये बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन, Miss Aparna co-owns a residential house property in Calcutta along with her sister Miss Dimple, where her sister's family reside. Both of them have equal share in the property and the same is being used by them for self occupation. खुद रहते थे घर पे। Interest is payable in respect of the loan of 50 lakh at the rate of 10% taken on 1/4/2023 for the acquisition of such property. तो सर 5 लाख का इंटरेस्ट होता है 1 साल का, दो लोगों में बटेगा तो 2,50,000 एक का, 2,50,000 दूसरे का। ये तो समझ आ रहा है ना? ठीक। In addition, Miss Aparna owns a flat in Pune which she and her parents resides. She has taken a loan of 3 lakh at the rate of 12% on 1/10/2023 for the repair of this flat. तो सर कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर? पहले तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 36,000। सर भूलना मत, मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है, पूरे साल का इंटरेस्ट लेना है सर। तो 3 लाख का 12% कितना हुआ? 36। पर सर रिपेयर है तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 30, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए। तो 30,000 यहाँ इंटरेस्ट प्लस 2,50,000 आपने जो ऊपर निकाला सर 2,80,000, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख। दोनों को ही 2-2 लाख मिलेगा सर मैक्सिमम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी, नहीं समझा। कंस्ट्रक्शन, हाँ चलो बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, अब यहाँ से मजा आएगा सर।
मिस्टर रमन इज अ कोनर। नहीं, मैं आज आपको एक अब तरीका सिखाता हूँ सर, अभी तक तो वार्म अप था। अब सीखो तरीके, एग्जाम्स में हमें कैसे करना होगा। लेट्स बी स्मार्ट। एग्जाम में हमारे पास 10 बार क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं होता है सर, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, और आपको भी वैसे ही करना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि टाइम सेव करना है। हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है कि हम 2 बार क्वेश्चन पढ़ते रहे, नहीं कर पाओगे सर। 2 बार क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। छोटा क्वेश्चन रहा तो चलो पढ़ भी लोगे, बड़े क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ने जाओगे खुद ही से फ्रस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है। कभी भी एग्जाम में सबसे पहले नीचे पढ़ना चाहिए सर, हमें क्या बोल रहा है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। जैसे ही ये पढ़ा मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियरिटी है कि ये 115 बीएससी से बनेगा। लिखा ही कहाँ है, कुछ लिखा ही नहीं है। और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हमारा क्या है सर, 115 बीएससी। पहली चीज दिमाग में ऐसे चलना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं सर, लिखना स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ, लिखो, मेरे को क्या देख रहे हो, मेरे शक्ल में कुछ नहीं लिखा है, लिखो। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर रमन अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नहीं लिखोगे तो वो काय का मार्क्स देगा। फिर बोलोगे सर प्रेजेंटेशन में मार्क्स कट गया। बस लिख के तो सब आए थे, पता नहीं कहाँ मार्क्स काट देते, पागल है साले, यही बोलोगे आप लोग। अभी एक स्टूडेंट था जिसने अपनी आंसर शीट भेजी थी, जीएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसने पूरा प्रॉपर, पूरा सही, पूरा टिक करी है इंस्टीट्यूट, पूरा टिक करी है। और क्या बोलते हैं, जब बात आई मार्क्स देने की तो उसको 10 में से मिला 4। पहला वर्किंग नोट पे काटी, देव बकाबक इंस्टीट्यूट वर्किंग नोट पे काटी। दूसरा प्रेजेंटेशन पे काटी, क्योंकि उस भाई ने ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल। अमाउंट सही कैलकुलेट किया है, बट दिखना तो चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल किसका निकाल रहे हो, कब का निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो। इंस्टीट्यूट आई बाय मार्क्स काटती है सर, आपको ये ओपनली बता रहा हूँ, बाकी चॉइस आपकी। यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, आप ऊपर वो सेंटेंस लिखेंगे सर, ठीक है। तो सर हम 115 बीएससी के हिसाब से चल रहे हैं, और 115 बीएससी मतलब इंटरेस्ट थोड़ा ध्यान देंगे सर। मिस्टर रमन इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विद हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर। वाओ, इक्वल शेयर। अगर सेक्शन याद हो तो ऐसे याद आना चाहिए, सेक्शन 26, ठीक है, को ओनरशिप। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। तीनों में हायर लोअर हायर खेल के बताओ कितना आ रहा है। कर लो, हायर लोअर हायर खेल लो। 1,60,000 पक्का। मेरे को नहीं पता, आप लोग खेलो हायर लोअर, मेरी तरफ ना देखो भाई, इतना तो करो अब कम से कम। 1,60,000। मैं जब एग्जाम में पढ़ता हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पर मुझे पता है जीएवी लिखना है, तो मैं इसके बाजू लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। और वर्किंग नोट में जाकर ना मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर दूंगा वर्किंग नोट, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाले में मैं क्या करूंगा सर, सिंपल यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूंगा सर कि मेरा म्युनिसिपल वैल्यू, अभी मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, ऐसे आप लोग शॉर्ट नहीं लिखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर, ये जो आएगा हायर वाला अमाउंट, इसको मैं स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करूंगा, ठीक है। फिर ये जो आएगा दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना अमाउंट, जितना भी आप लोगों ने बोला 1,60,000, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आया, लिखना है एग्जाम में ऐसे, नहीं तो मार्क्स किस चीज का देगा, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हमें एक्चुअल रेंट भी तो दिया होगा कहीं ना कहीं, देखते हैं। 100% आखिरी में डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि इक्वल शेयर दिया ना, क्या दिक्कत है। रेंट रिसीव दिया हुआ है 15,000 पर मंथ। लो भाई, एक्चुअल रेंट रिसीव रिसेबल मेरे को पता है सर, 15,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा सर, 1,80,000। अब दोनों में विच एवर इज हायर, कितना, 180। अब मैं ऐसे यहाँ जाके फिर लिखूंगा सर 1,80,000। एक स्टूडेंट ने पूछा सर, एक क्वेश्चन है आपसे, सर क्या हम ये नहीं कर सकते, ये वर्किंग नोट नंबर यहाँ काट दे, लिखे ही ना सर इसको, यहीं पर ब्रैकेट डाल के सब चीजें करके दिखा दे, चलेगा, ये भी चलेगा। आपको जैसे करना हो करो, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, इतना घुसा मत देना कि उसको ही समझना है क्या लिख रहे हो करके। आप जैसे चाहो, जैसे ही आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये 1,80,000 हमने निकाला सर। उसके बाद the loan for the construction of this property is jointly taken and the interest charged by the bank is 25,000.
आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड। तो सर मेरे को एक चीज तो समझ आ गई सर कि मेरे को पहले म्युनिसिपल टैक्स चाहिए, मेरे को पहले म्युनिसिपल टैक्स चाहिए, क्योंकि उसके बिना कहानी आगे नहीं बढ़ती ना सर, क्योंकि यहां पर मैं पहले लिखूंगा म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, तब तो मेरा एनएवी आएगा सर। कभी भी आईएचपी के क्वेश्चन में लिखते जाओ, सब पता है हमें क्या आने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे को पता चल गया सर 25,000। जो चीजें क्वेश्चन में मिलते जा रही है ना, उसको वहां वहां उतारते जाओ। दोबारा जाके ढूंढना क्वेश्चन में टाइम नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, आपको क्या, मेरे को भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट 450 मिलता ही नहीं है सर, तो मिलता ही नहीं है। टू रीपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैज टेकन अ फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज 5,000। ये भी लिखूंगा सर, लिख लूंगा। क्या हो गया, मैं बाहर आउटर कॉलम में 25 डाल दिया ना, यहां पर लिखूंगा सर एक और इंटरेस्ट लिखूंगा 5,000। गलत थोड़ी कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट तो मिलता है ना सर, क्यों नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स 50,100 मिल गया, म्युनिसिपल टैक्स 50,100। ऐसे करना चाहिए एग्जाम में, जो मिलते जा रहा है। जहां टेनेंट है पेड बाय, हाँ तो नहीं आएगा। जो ओनर पे करता है वही आता है, टेनेंट पे कर रहा है तो नहीं आएगा सर। तो ये लो डैश, ऐसे करके ना एग्जाम में लिखते जाना। हाँ लिखना पड़ेगा आपको, म्युनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड एज पेड बाय द टेनेंट, ये लिखना पड़ेगा सर, ठीक है, ध्यान रखना। ओनर पे करता है तो ही मिलता है, टेनेंट पे करता है नहीं मिलता है। ऐसे करके लिख के बनाना सर एग्जाम में। इसका फायदा ये है, ध्यान दो, इसका फायदा ये, आज आपको समझ नहीं आ रहा है सर, एग्जाम में इतना टाइम बचता है इससे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता। एक बार जिस लाइन से मैं गुजर गया उस लाइन में मेरे को दोबारा नहीं जाना पड़ेगा सर, वो मेरा टाइम सेव करेगा एग्जाम में। अभी नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम में बहुत टाइम सेव करता है। आप लोग जब एक आध टेस्ट दोगे ना, तभी ट्राई करके देखना, बहुत टाइम सेव होता है, बहुत टाइम, बहुत टाइम, क्योंकि हमारे पास टैक्स के पेपर में टाइम का शॉर्ट होता है सर। चलो काट पिट करके सब बताओ, फाइनली आईएचपी की इनकम कितनी है। सॉरी 96,000, उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 48 ईच हो जाएगा सर। क्लियर सबको, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो अगला देखो। मिस्टर एक्स ओन वन रेसिडेंशियल हाउस एट मुंबई, दिस हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट्स। तैयार हो जाओ सर, यूनिट 1 यूनिट 2 तैयार हो जाओ, हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले आओ नीचे पढ़ते हैं, नीचे क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले नीचे पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला है। Compute the income from house property of Mr. X if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime under 115 BAC। नॉर्मल स्कीम से चला है सर ये, ठीक है। लिखो और लिख के बनाएंगे सब, ऐसे लिखो सर, आदत डालो लिखने की। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल सॉरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, लिखो 25-26 लिखो सर, लिखो। आज नहीं लिखोगे तो आदत नहीं डलेगी, ये लास्ट है। मैराथन में मैं कुछ नहीं लिखा था, मैराथन में बहुत स्पीड पे चलते हैं हम, नहीं नॉर्मल है। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे पर्टिकुलर कॉलम बनाओ सर, पर्टिकुलर यूनिट 1 यूनिट 2, क्योंकि बोला ना सर 2 यूनिट है इसकी, 2 आइडेंटिकल यूनिट्स है, इक्वल है, बराबर है। फर्स्ट यूनिट को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, अनदर यूनिट को लेट आउट माना है। ऐसे लिखना है, एसओपी एलओपी लिखना सर। यहां तक हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखे यहां तक सब, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरे को इसने लेट आउट किया सर 8,000 पर मंथ में। द रेंटेड यूनिट वाज वेकेंट फॉर 2 मंथ्स। वाओ सर, एआरआर तो मिल गया मेरे को, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, और मेरे को जीएवी भी मिल गया सर, क्योंकि हम एक बात सीख के आए थे सर, वैकेंसी का केस है तो जीएवी इज इक्वल टू एआरआर। अब एक स्टूडेंट बोला सर क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली जीएवी इज इक्वल टू एआरआर लिख दूं, मैं बोला नहीं। अगर इन केस क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट दिया होगा तो कभी हड़बड़ाना नहीं। हड़बड़ाना क्यों है सर,
हाँ, ये है, आप वर्किंग नोट पे जाके लिख लो कि भैया मेरे को एक चीज तो मिल गई है, एआरआर मेरा 80,000। अब अनरियलाइज मिला तो माइनस करूंगा, नहीं तो जय माता दी, ये 80,000 ही होने वाला है मेरा सब। आ रही बात समझ? ऐसे मेंटली प्रिपेयर होके चला करो, ऐसे तैयारी करो अपने दिमाग को कि वो हर तरफ दौड़ना चाहिए, इधर वर्किंग नोट पे भी जाना चाहिए, इधर मेन आंसर पे भी आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है पर्टिकुलर ऑफ द हाउस, पूरे घर का दिया हुआ है सर, आपको पूरे घर की कहानी दी हुई है सर। और पूरे घर की कहानी ये है कि आपको स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट तीनों दिया हुआ है, तीनों में विच इज हायर, लोअर, हायर खेलो और एक्सपेक्टेड रेंट बताओ मुझे, बताओ एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ, पूरे घर का बताओ। ये भी इक्वल टू एआरआर होता है, बट करके तो रखो। 162 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो 81 एक का आ जाएगा सर। सर 81 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, जो लेट आउट यूनिट था, उसी का मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल 80,000 है। वैसे तो हमने सीख किया है सर, वैकेंसी का केस है तो जीएबी इज इक्वल टू एआरआर होता है, बट आगे पढ़ते सर। म्युनिसिपल टैक्स में पेड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कौन है? किराएदार है कि ओनर है? ओनर है सर, तो ये वाला म्युनिसिपल टैक्स तो माइनस होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ नहीं होगा, लेट आउट में होगा सर। लाइट एंड वाटर चार्जेस दिया हुआ है, कुछ नहीं होगा सर, हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है सर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इससे हमें मतलब है सर, इसको तो इंटू 12 करना पड़ेगा, और ये कितना आएगा? 18,000 आएगा सर, और इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 यूनिट का है ना सर। तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट 9,000। अच्छा है ये नॉर्मल स्कीम वाला है, 115 बीएससी होता ना सर, फिर 9,000 भी नहीं लेता मैं। आ रही बात समझ? सर लीज मनी से मेरे को कोई मतलब नहीं, इंश्योरेंस चार्जेस से कोई मतलब नहीं, रिपेयर से मेरे को कोई मतलब नहीं, बस क्वेश्चन इतना ही है सर। तो सर अनरियलाइज रेंट तो है ही नहीं सर, तो मेरा जीएवी इज इक्वल टू एआरआर मतलब कितना आ गया सर? 80,000। अब बनाओ सर, क्वेश्चन बनाओ, सब बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, और आईएचपी की इनकम निकालो सर, फाइनल इनकम बताना। 34,675 सब ट्राई करेंगे सर। 9,000 एडजस्ट करने के बाद बता रहा है, हाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड माइनस करने के बाद सब 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 करो, सब करो, सॉल्व करो। नहीं, मार्क्स काट देगा। ऐसे तो सेक्शन में बहुत लोग छोटे छोटे में निपटा देंगे, एक्सप्लेनेशन ही खत्म हो जाएगा, तो एग्जामिनर बोलेगा मैं क्या सेक्शन बैठ के पढूं? टाइम वेस्ट होता है। ये चेक कौन करता है? पेपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, उनके लिए टाइम वेस्ट है। एक पेपर का तूने कितना देता है? 15 रुपए। एक सीए बोलता है 15 रुपए से ज्यादा कमा सकता हूँ अगर मैं अपना काम करता रहा तो। 15 से ज्यादा तो वो कमा सकता है। आया सबका? बताओ भाई आंसर आ गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत नहीं। मिस्टर विकास, पहले नीचे आगे बढ़ते, क्या बोल रहे सर? कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर विकास if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime। अरे यार, मतलब ये क्या चल रहा है? नॉर्मल चल रहा है सर, ठीक है, चलो ध्यान देना सर। मिस्टर विकास ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी यूज म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सर। अब तो आप लोग करोगे सर। During the financial year 24-25, 1/3 of the portion of the house was let out for a residential purpose at a monthly rent of 5,000। तो सर वही कॉलम्स बनेगी लाइन से, और वैसे ही कॉलम्स बना के लिखना है सर, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन के थे वैसे ही करना है सर। 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखना, 1/3 लेट आउट लिखना, लिख के बनाओ। मेरे को पता है आधे लोग ऐसे ही बैठ जाते हो, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, पहले यहाँ तक पहुंचो और लिख के बनाओ। ये तो कोई मतलब नहीं होगा सर, प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो।
हम प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं। सब लिख के बनाओ यहां तक पहले। बनाओ पर्टिकुलर्स 2/3 1/3, 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1/3 लेट आउट। इतना हो जाए तो हायर लोअर हायर खेलना। अगर खेल लिए हो तो मेरे को बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है। 1,08,000। वो उसको भी 1/3 करना सर, 36,000। ठीक है सर। 5,000 हमारा लेट आउट, 5,000 में हमने लेट आउट किया रेंट पे, तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो 60,000। ऑब्वियस सी बात है सर, मेरा ARR ज्यादा आ रहा है सर, तो मेरा GAV आ जाएगा सर 60,000। द रिमेनिंग 2/3 पोर्शन वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, पता है। म्युनिसिपल टैक्स 11% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो म्युनिसिपल वैल्यू 96,000 है सर, उसका 11% करना, उसका भी 1/3 करना सर। जो भी आ रहा होगा लिखो, करना है आपको, सॉल्व करना है। The construction of the house was begun in June 2017 and was completed on 31st May 2020. Mr. Vikas took a loan of 1 lakh on 1/7/2017 for the construction of the building. He has paid an interest on loan at the rate of 12% per annum, and every month such interest was paid. Wow! यहाँ तो प्री पोस्ट की लड़ाई लड़ने वाले हम। आओ सर लड़ाई लड़ेंगे। कैसे कर रही है पूजा? चलो, डेट ऑफ बोरोइंग सर, लोन कितना है? 1 लाख। सर डेट ऑफ प्रीपेमेंट नहीं दिया है क्वेश्चन में सर, बट डेट ऑफ कंप्लीशन दिया है 31st May 2020। सर किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? 2021। सर इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? सर 1920। सर इसकी लास्ट डेट क्या है सर? 31st March 2020। तो सर यहां से लेके यहां तक प्रैक्टिकली 3 साल हो गए सर। सर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12 एट द रेट 12% इंटू 3 years, कितना आ जाएगा? 36,000। 36,000 का इंटरेस्ट 5 साल में मिलता है। वेरी गुड, अच्छा है। देख तो रहे हो, कम से कम मदहोशी में नहीं जी रहे हो। थैंक यू। मुझे लगा सब मदहोशी में जी रहे हैं। सर 33 मंथ्स का होगा। ठीक है, 36 का नहीं होगा, 33 मंथ्स का होगा। तो सर ये कितना आ जाएगा? 33,000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 कितना? 6600 आया सर। इसका भी 2/3 और 1/3 करना पड़ेगा। पर आपको एक मस्त ट्विस्ट वाली बात बताओ, ये जो हम प्री का इंटरेस्ट निकालते हैं, ये प्री का इंटरेस्ट कब से मिलना स्टार्ट होता है? प्री का इंटरेस्ट कब से मिलना चालू होता है सर? सर जिस समय पोस्ट का पीरियड स्टार्ट हो, तब से प्री का जो इंटरेस्ट आपने निकाला था वो मिलना चालू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे प्री का इंटरेस्ट कब से मिलेगा? 1/4/2020 यहां से मुझे प्री का इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा सर। और प्री का इंटरेस्ट मुझे 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, बेसिकली 5 सालों में मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं तो 24-25 में बैठा हूं, प्री का मिलेगा नहीं मिलेगा?
आखिरी साल है, मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन में यही करी थी कि जिस प्रीवियस ईयर तक इंस्टीट्यूट पहुंचाई उस प्रीवियस ईयर तक प्री का इंटरेस्ट ही नहीं पहुंचा। अब एग्जाम में स्टूडेंट ये टेंशन में, अबे तो मैं मेहनत क्यों किया, वो ये टेंशन में कि नहीं मैं कुछ गड़बड़ किया हूँ, कैसे नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऐसे थोड़ी कर सकती कि प्री का इंटरेस्ट नहीं देगी। अरे नहीं देना है, नहीं देना है भाई, जबरदस्ती है क्या। होता है सर, ऐसी कई जगह फंस जाते हैं हम। यहाँ तो लास्ट साल है, आप दे दोगे सर, तो इसका 1/3 कर लेना, कितना आएगा सर। मेरा क्वेश्चन सिर्फ 2200 मिलेगा। क्या पोस्ट का मिलेगा? हाँ सर, रिपेमेंट हुआ ही नहीं है सर, तो पोस्ट का भी तो दोगे ना सर। तो पोस्ट का कितना इंटरेस्ट? सर 12,000 पूरा इंटरेस्ट है, बट इसका तो 1/3 देखेंगे ना सर, लेट आउट वाले पार्ट के लिए। आ रहा है समझ? बैठा दिमाग में सबको? तो ये 6200 हमने क्लेम कर लिया। अब बात आती है सर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये तो लेट आउट वाले की मेहनत की आप लोगों ने। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में इंटरेस्ट बोलो कितना आएगा? नहीं सर, वर्किंग नोट कहाँ है सर? वैसे तो तुम मुझे सिर्फ इतना दिखाया ना, तो उसके हिसाब से नहीं। वर्किंग नोट दिखाएगा तो ठीक है। हाँ, पूरा वर्किंग नोट के साथ है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। नालायको, कितना है? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का। अगर इतना ही समझ आ गया तो फाइनल आईएचपी की इनकम बोलो। हाँ 9, इतना ही आ रहा है कंफर्म? मैं वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहन, आंसर्स, आंसर्स क्या होता है, कोरस में बोलते हो आप लोग। और कोरस में ना कई बार होता ही है कि वर्ड्स कंफ्यूज रहते हैं, फिगर्स में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे क्या होता है, नंबर्स जब बोलते हैं ना, तो नंबर मान ले सबका प्रोनाउंस करने का तरीका अलग होता है, तो उसके कारण सुनाई जब देता है तो वो अलग अलग टाइप से देता है। और आप पूरे फ्लो में बोलते हैं ना 2936, अब एक जन ऐसे बोलता है 2936, एक बोलता है सर 20,936, एक बोलता है 20,936। तो ऐसे अलग अलग टाइप से होता है, तो वो कोरस होने के कारण आंसर समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हो करके। और बीच में कोई हिंदी बोल दिया तो जय माता दी अलग ही चले गए सर, 20,936 अलग ही चले गया वो ठीक है, वो अलग ही चले गया। फिर आया कि सबका तो बताओ ना भाई, पक्का बढ़ू आगे? चेक कर लो, कोई गड़बड़ी नहीं है सर। किस साइड? क्या दिखाऊंगा और? हमें 33 मंथ्स का लेना है मैम। हाँ, डिवाइड बाय 12 करना है। अच्छा, उसके कारण कंफ्यूज हो गए, भगवान भगवान। नहीं नहीं, डिवाइड बाय 12 होगा ना सर, क्योंकि हमें तो एक महीने का इंटरेस्ट पहले चाहिए और फिर इंटू 33। वो गलती से अपन बोले 12, लिखे 33, 36। इस पे कंफ्यूज, ये इस पे कंफ्यूज हो रहे हो नालायको। हे भगवान,
बधाई हो, बधाई हो। चलो आया सबका, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पहले नीचे आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे हिसाब से बना के जाना, दिस इज नाइस क्वेश्चन। कभी कोई बोलता है ना कि सर एक आध मास्टर क्वेश्चन बताओ, कौन सा होता है, तो ये मास्टर क्वेश्चन है। ये मुझे अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन बेस्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी मेहनत है सर। आपको नॉर्मल स्कीम से भी निकालना है और 115 बीएससी से भी निकालना है। लेट्स सी कितने लोग सही निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत गलतियां करोगे सर। ठीक है, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस रोहिणी रवि फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ शी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स स्ट्रीम। मतलब नॉर्मल में चल रहा है और 115 बीएससी दोनों में चल रहा है, दोनों के हिसाब से चलना है। एग्जाम में कभी भी पहले नॉर्मल के हिसाब से निकालना, क्योंकि हमारी आदत पहले नॉर्मल के हिसाब से होती है, फिर 115 बीएससी में जाना। ठीक है, कई बार क्या होता है, पहले अगर 115 बीएससी ट्राई करोगे तो माइट बी पॉसिबल गलती होने के चांसेस है। अगला देखो, रोहिणी रवि is citizen of the USA, is a resident and an ordinary resident in India during the financial year 24-25. She owns a house property at Los Angeles, USA, which is used as her residence. The annual value of the house is $20,000. The value of $1 is taken to be 75. क्या मुझे इससे कोई मतलब नहीं सर, वो तो खुद रहती है उस घर में, क्या ही दिक्कत है सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड, एनुअल वैल्यू नील ले सकते हैं। She took ownership and possession of a flat in Chennai on 1/7/2024, which is used for self-occupation while she is in India. The flat was used by her for 7 months only during the year ended 31st March 2025. ठीक है, 7 महीने वो खुद रही है। The municipal valuation is 3,84,000. फेयर रेंट दोनों दिया हुआ है सर। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिखा मुझे क्वेश्चन में, छोड़ दूंगा, मैं भी नहीं दिया, छोड़ दूंगा। She paid the following to Corporation of Chennai property tax and sewerage tax. सर दोनों को हम इंक्लूड करते हैं म्युनिसिपल टैक्स में। ठीक है, हम दोनों को इंक्लूड करते हैं म्युनिसिपल टैक्स में, ध्यान रखिएगा सर, दोनों दोनों को, तो भी ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स एंड सेवरेज टैक्स दोनों को हम म्युनिसिपल टैक्स में इंक्लूड करते हैं सर। सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चाहे उसके यूएस वाला घर हो चाहे चेन्नई वाला घर हो, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एनुअल वैल्यू नहीं ले, तो भले ही प्रॉपर्टी टैक्स सिवरेज टैक्स दिए, मेरे को उससे कोई खास मतलब नहीं है। पूरी लड़ाई जो जन्म जनांतर है वो यहाँ पर है सर, इंटरेस्ट में। She has taken a loan from a Standard Chartered Bank in June 2022 for purchasing this flat. Interest on loan was as under. Okay. लोन लिए सर जून 2022 को फॉर द परचेज ऑफ दिस फ्लैट, खरीदने के लिए, ना ही कंस्ट्रक्शन के लिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा सर, खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं सर। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एज अंडर प्रायर पीरियड टू 1/4/2024 49,200, सर 1/4/2024 टू 36/2024 50,800, और 1/7/2024 टू 31st March 2025 1,31,300. She had a house property in Bangalore which was sold in March 2021. In respect of this house, she receives an arrears of rent 60,000. ये तो बच्चे वाली बात है सर, 60,000 माइनस 30% कर लेना, वो लास्ट में। अच्छा एक बात हमेशा सीखो, एरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट की जो भी इनकम है वो आप लास्ट में शो करेंगे। लास्ट में मतलब आपने जो बाकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट किया है उसके बाद लास्ट में शो करना, बीच में घुसा के कहीं भी मत शो कर देना, ये चीज का ध्यान रखना। तो इसमें जो लड़ाई है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे है। ठीक है सर, एक बार आप लोग ट्राई करिए इंटरेस्ट की कहानी, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिनका निकल गया वो वेट करे, बाकी लोगों का ट्राई करने तो सबको इंटरेस्ट, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा सर, क्योंकि इंटरेस्ट में ही मेन झोल है सर। नहीं
आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी कोई नहीं है सर, अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्ट ही मेन है सर, बाकी सब तो वैसे भी निकल गया है, एनुअल वैल्यू नील सब तो नील है, क्या ही बचा। हो गया तो पूछूं, क्योंकि पूरा जीवन थोड़ी बिताना है, इतना भी टफ नहीं है, टफ नहीं है सर, कंफ्यूज किया है, घुमाने की कोशिश की है, टफ नहीं है, ये एकदम समझ ही ना आया आपको। पूछूं सबसे, चलो बताओ, लेट्स स्टार्ट, एक एक करके बात करते हैं। सर इंटरेस्ट प्रायर टू 1/4/2024 ये क्या है सर? प्री का इंटरेस्ट पक्का? क्यों प्री का है सर ये? सिंपल है सर, इसने लोन लिया था जून 2022 को, सर इसको घर का पोजीशन जो मिला है सर 1/7/2024 को, तो हम तो एक बात बोले ना सर, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट, तो सर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 24-25 में सर, इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2024, यहां तक का जितना भी इंटरेस्ट है सब फ्री का है सर, यहां से यहां तक का पूरा इंटरेस्ट फ्री का है, उसके बाद तो पोस्ट की कहानी चालू होती है। तो मेरे को एक बात बताओ, फिर ये दो अलग अलग क्यों कर दिया सर? ये तो चलो प्री का, ठीक है, डिवाइड बाय 5 कर लोगे, फाइन, इन दोनों का क्या होगा सर? क्या ये पोस्ट का इंटरेस्ट है पूरा? यस, ये दोनों पोस्ट का इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड करेंगे सर, और पोस्ट का इंटरेस्ट हम 1/5 नहीं करेंगे, उसको मत 1/5 कर देना, बवाल हो जाएगा सर, ये दोनों आप ऐड करेंगे, उसके बाद ये वाले इंटरेस्ट का 1/5 करेंगे, और उसको करने के बाद कितना आ रहा है मेरे को ये बताओ, पूरा ऐड करके बता रहा है 191,940, ये पूरा करके बता रहा है ना, 1/5 और दोनों को ऐड करके करो, बाकी लोग भी ट्राई कर लो, चेक कर लो। अब अगर नॉर्मल स्कीम है, नॉर्मल स्कीम है तो आप ये ले लो, और अगर 115 बीएसी है तो ये मिलता ही नहीं है सर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही कहाँ मिलता है सर आपको? समझ आई कहानी? ये इस क्वेश्चन की सबसे प्यारी बात है, ये इस पे जो गलती होगी मेरे को जो लगता है वो इंटरेस्ट पे ही गलती होगी, और कहीं गलती होने के स्कोप नहीं है। देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ था क्या? ये आप लोगों ने जो निकाला, अगर नॉर्मल स्कीम है तो, और अगर 115 बीएसी है तो क्रिस्टल क्लियर है आंसर, फिर तो सिर्फ 42 आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं। समझ आया? अच्छा ये 42 कहां से आया, ये तो याद है ना, 60,000 का 30% अपन माइनस किए थे। चलो लास्ट क्वेश्चन सर, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सर, कंप्यूट द इनकम, लास्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूट द इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड द टोटल इनकम ऑफ टू ब्रदर्स, सर टोटल इनकम भी बोला, if we pay tax under the default tax regime under 115 BAC, also show the computation of income under this head if they both exercise the option of shifting out of the default tax regime। पता है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन मैंने भी टेस्ट पे दे दिया ना, चैलेंज करता हूं, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट है जो एक्स्ट्रा चीजें करके आएंगे जो मेरे को चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला, जब आप 115 बीएससी से चलो तो आप मुझे आईएचपी की भी इनकम बताओ और उसकी टोटल इनकम भी बताओ, पर जब मैं आपको नॉर्मल स्कीम में चलने बोल रहा हूं तो आप मुझे सिर्फ आईएचपी का बताओ, बाकी मेरे को जानना ही नहीं है क्या चल रहा है। तो आप जब एग्जाम में बना के आओगे आप एक्स्ट्रा काम करके आ जाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, बट एक्स्ट्रा काम भी तो हमारा टाइम वेस्ट करता है ना एग्जाम में, हमें टाइम बचाना है, वेस्ट थोड़ी करना है।
तो अगर मैं जब नॉर्मल चलूंगा तो मेरे को बाकी इनकम से कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भाड़ में जैसा। बट अगर 115 बीएससी चला तो मुझे टोटल इनकम तक पहुंचना है सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं सर। और देखते हैं, टू ब्रदर्स अरुण एंड बिमल आर द को-ओनर्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विथ इक्वल शेयर। ये काम का है मेरे, इक्वल शेयर है सर। द प्रॉपर्टी was constructed during the financial year 1617. The property consists of 8 identical units. Wow, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। ये बहुत गलतियां होती है स्टूडेंट्स इसमें। इसमें पूरी पूरी लड़ाई एक ही चीज की है, वो एक चीज है एक्चुअल रेंट रिसीट रिसेबल निकालना है इस क्वेश्चन में। वो निकल गया मतलब पूरा आंसर सही, नहीं तो सब गलत। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ईच को ओनर ऑक्यूपाइज 1 यूनिट फॉर रेसिडेंस। सर 8 यूनिट है, ठीक है, अरुण और बीमल को मिला के। सर 8 में से 2 यूनिट ऐसे हैं जिसमें से एक अरुण, एक विमल सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ऑब्वियस सी बात है 6 लेट आउट वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस 6 यूनिट्स वेयर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ। सर 6 यूनिट को मैंने 12,000 पर मंथ पे लेट आउट किया है सर। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 9 लाख। पूरे 8 यूनिट की म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है मुझे 9 लाख रुपए। आ गया मैं, हाँ। म्युनिसिपल टैक्सेस वेयर 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स तो दे दिया इसने सर। म्युनिसिपल टैक्स 20% मतलब मैं निकाल ही लेता हूँ 1,80,000। ये पूरे घर का है ना, देखो इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रिपेयर से मेरे को कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए। इंश्योरेंस भाड़ में जाए। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज 3 लाख रुपीज। सर इंटरेस्ट भी पूरे घर का है सर। ठीक है, इंटरेस्ट पूरे घर का 3 लाख रुपीज। वन ऑफ द यूनिट लेट आउट रिमेन वेकेंट फॉर 4 months ड्यूरिंग द ईयर। सर यहां पर 2 हिस्से हो गए सर। 5 यूनिट लेट आउट है फुल ईयर में। 1 यूनिट सर वेकेंट भी है, वेकेंट प्लस लेट आउट है सर। और कितने, 4 महीना वेकेंट रही है सर। सर 4 months vacant and 8 months let out property. Arun could not occupy his unit for the 6 months as he was transferred to Chennai. अब क्या करें? अरुण जिस घर में रहता था वो 6 महीना ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, तो मतलब 6 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड था और 6 months वेकेंट था, खाली रहा ना। टोटल इनकम अदर सर, अदर इनकम ऑफ मिस्टर अरुण एंड विमल दिया हुआ है, अदर इनकम भाड़ में है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो सर इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। आप मुझे इतनी चीजों के बेसिस में सर आप मेरे को सिर्फ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल ही बता दो, तब निकालेंगे सर। सब ट्राई करेंगे सर, सब ट्राई करेंगे। इंपॉर्टेंट है, करना है, सबको करना है। बताओ भाई कितना आ रहा है सबका? 816 ही आ रहा है कि कुछ और भी आ सकता है? आ सकता है।
सॉरी, पर यूनिट है बहन, कैसे कर रही है? पर मंथ पर यूनिट। ये बहन 2000 रुपए में कौन किया? नहीं नहीं बहन, ऐसे नहीं होता, इतना भी ज्यादा नहीं सोचना होता है, ठीक है फाइन, बट इतना भी नहीं सोचना होता है। जिसका आ गया सर वो बाकी आगे निकाले और कैलकुलेट करे, और अगर हम नॉर्मल में चल रहे हैं तो IHP निकालना, और अगर हम 115 BSc है तो टोटल निकालना। यहां तक आया? ARR आया सबका? नहीं आया तो पूछो सर, मैं तो आपको पूरा लिख के दे दिया हूं सर। क्या ही बचा है? 12,000 इंटू सिक्स इंटू 12, सॉरी, इंटू 12। आप ऐसे भी कर सकते हो सर, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो 12,000 इंटू 6 इंटू 12 माइनस एक यूनिट वेकेंट रही ना 4 महीने, तो 12,000 इंटू 1 इंटू 4 कर लो, ऐसे भी निकाल लो सर, ये भी शॉर्टकट तरीका है। पहले पूरा ले लिया, फिर जो वेकेंट वाला है वो माइनस कर दिया। अच्छा है, वैकेंसी का केस है तो दिक्कत भी नहीं आने वाली है सर। GAV इज इक्वल टू ARR ही होने वाला है सर, यही होने वाला है। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स हम लिखे थे 1,80,000, पर याद रखना 1,80,000 8 यूनिट्स का है, 6 यूनिट का 1,35,000 आएगा, वो माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, वो तो माइनस करोगे। इंटरेस्ट थोड़ा ध्यान रखना, 3 लाख रुपीज 8 यूनिट का है, उसको डिवाइड बाय 8 इंटू 6 करना, ठीक है। 6 यूनिट का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो आप, बाकी 2 यूनिट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का इंटरेस्ट कितना आ रहा है पर यूनिट? 33,500। क्या पूरा 37,500 मिल जाएगा? हाँ, डिफॉल्ट पे तो नहीं मिलेगा, नॉर्मल में 37,500 मिल जाएगा कि 30 मिलेगा? परचेज है, 37,500 मिल जाएगा। बन रहा है सबसे? बताओ फिर, चलो फटाफट फिर बताना स्टार्ट करो, अगर बन ही गया है तो बता ही दो सर। एज पर नॉर्मल प्रोविजन IHP की इनकम बोलो। सब फाइनल फाइनल IHP की इनकम चाहिए मेरे को। 88,350 ईच, मतलब अरुण और विमल की बोल रहा है तू? क्या ये सही है? चेक करो। और अदर इनकम तो हमें चाहिए ही नहीं नॉर्मल प्रोविजन में, पर 115 BAC की कहानी अलग है सर। 115 BAC में IHP की इनकम बोलो। 1,25,850 ईच। अदर, हाँ, या तो अदर इनकम भी चाहिए सर। अदर इनकम कितनी है? अच्छा, अरुण और विमल की अलग अलग है। अरुण की 1,80, ठीक है। आप फिर इसमें एडजस्ट कर लोगे और फिर टोटल इनकम निकाल। आया सबका? तो बताओ, आ गया तो फिर चेक करें फाइनली।
ये रहा सर, आप लोगों ने निकाला। क्या चीज? अपन नहीं करेंगे, जितना पूछेगा उतना ही करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, टाइम शॉर्ट होते हैं हम वैसे ही एग्जाम में, ठीक है। ये हमारा आईएचपी पूरा कंप्लीट हुआ, बधाई हो, बधाई हो सर, आईएचपी कंप्लीट हुआ आप लोगों का, ठीक है। चल